अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं हरी मोहन जी, और हरी मोहन जी को आप सभी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आरजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आजकल तो हम छाए हुए हैं, देख लीजिए, हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। पूरी दुनिया के लीडर हमें मुबारकबादियां दे रहे हैं कि जी हम अमेरिका और ईरान को एक साथ टेबल पे लाने पे कामयाब हो गए, यानी हमने एक तरह की बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है। लेकिन सर, ये जो मीटिंग होने जा रही है सैटरडे को है, और इसमें आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएगी और आगे ये जंग जो है या लड़ाई जो है वो बंद होगी? आपको लग रहा है कि नहीं, बातचीत तो होगी लेकिन जो 15 पॉइंट्स अमेरिका ने दे दिए, 10 पॉइंट्स ईरान ने दे दिए, वो कहीं जाकर मुश्किल करेंगे और वो पॉइंट्स जो है सबके सब एक्सेप्ट नहीं होंगे? आरजू जी, एक गुब्बारा है जो फूला हुआ है और बहुत सॉलिड गुब्बारा फूला हुआ है। और वो इतना फूल चुका है कि पाकिस्तान को खुद ही लग रहा है कि यार वो सच में वो झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। वो इस तरीके का है, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने कहा हाँ, मैं पीस डील करवाने के लिए रेडी हूं, मैं करवा रहा हूं। तो शाम को ही पता लगा पाकिस्तान आने वाले ऑयल टैंकर के ऊपर ईरान ने बम मार दिया। वो पूरा ऑयल टैंकर सबसे बुरी तरह, पूरी लड़ाई में सबसे बुरी तरह पाकिस्तान का ही ऑयल टैंकर जला था, जब पीस टॉक्स या मीडिएटरशिप की बात पाकिस्तान कर रहा था। आप मुझे खुद एक बात बताइए, अगर एक पाकिस्तान मतलब अगर पाकिस्तान इतना ही स्ट्रॉन्ग पीस टॉक करवाने वाला होता, तो सबसे पहले तो उसका एक रिस्पेक्ट होता, एक रिगार्ड होता कि ठीक है यार, आप हमारी पीस टॉक्स करवाने जा रही हैं तो हम आपका रिगार्ड करें। उस टैंकर को जलाने का सीधा मतलब ये है कि ईरान ने एक मैसेज दे दिया कि आप पीस टॉक्स करवाने की सोच तो रहे हैं, लेकिन औकात में रह के करवा लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अमेरिका छोड़ तुमसे भिड़ जाए और अमेरिका तुम्हें बचाने वाला नहीं है। खैर, पीस टॉक्स का दूसरी बात ये है, हमारे गांव में जो है पंचायतें होती, ग्रुप ऑफ पीपल जो पूरा गांव की एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, उसे हम पंचायत कहते हैं। हमारे यहाँ पंचायतें होती हैं और पंचायत में जो सरपंच होता है, चौधरी उसे कहते हैं। उस हम भी यही सरपंच के कहते हैं बारे सर। में सरपंच के बारे में एक खास बात कही जाती है। सरपंच के बारे में खास बात ये कही जाती है कि सरपंच वो हो जिसके लठ में जोर हो। सरपंच वो होना चाहिए जिसको लठ मीन्स वो ताकत ऐसी हो कि उसकी बात मानी जाए और उसकी एक आवाज में गांव के लोग जो हैं वो शांति से आराम से बैठ जाए, लड़ाई झगड़ा ना करें, फालतू की उल्टी सीधी हरकतें ना करें। अब जो सरपंच है, अगर वो ताकतवर नहीं है तो उसकी वैल्यू वो नहीं होती जो उससे एक्सपेक्ट की जाती है। इसमें एक कहानी और, कहानी फिर आपको पाकिस्तान का रोल उसमें समझ में आ जाए। मामला ये था कि भाई एक जंग, मैं शायद पहले भी सुना चुका हूँ, बहुत कॉमन स्टोरी है कि जंगल में लोग शेर से परेशान हो गए। ये कहा कि भाई हमें तो शेर का राज नहीं चाहिए। सब इकट्ठा हुए, सबने वोटिंग करी और ये कहा कि हमें शेर का राज नहीं चाहिए, इसलिए हमने बंदर को अपना राजा बना। अब बंदर को अपना राजा बना दिया तो ऑब्वियस सी बात है, जब बंदर राजा बना तो वहां बड़ा गुस्सा रखा था शेर को, यार ये क्या बकवास है। तो शेर आया और बकरी के बच्चे को उठा के खा लेके चला। बकरी भागती हुई आई और ये कहा कि राजा साहब जल्दी चलो, शेर मेरे बच्चे को लेके चला गया, उसे मार डालेगा, बचाओ उसे। अब बंदर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कभी इस डाल पे कूद रहा है, कभी उधर, कभी इधर, कभी। बकरी कहती है साहब क्या कर रहे हो, कुछ तो करो। बंदर कहता है देख भाई, तू भी जानती है अच्छे से और मैं भी जानता हूं कि मैं शेर से नहीं लड़ सकता, लेकिन मेरे एफर्ट्स क्या हैं क्या नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एफर्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मतलब कर रहा हूं या नहीं कर रहा, ये बता। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, पाकिस्तान ऐसा ही है। पाकिस्तान को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके एफर्ट करने से क्या रिजल्ट्स आए, बस उसको ये पता लग रहा है कि वो इस डील के अंदर इस डील में बीच में है और पीस डील ब्रेक करवाने की कोशिश कर रहा है। फंडामेंटल्स पूरी पीस टॉक से किसी को नहीं, रियल रीजन ऑफ द वॉर किसी को नहीं पता, बेसिक इंटेंशंस जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी किसी को नहीं पता। ठीक है, अब बेसिक इंटेंशन नहीं पता, रियल रीजंस नहीं पता, कैपेसिटी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और बैठ गए पीस डील करवाने। अच्छा, मजे की बात ये, क्या इस पीस डील में इजराइल के लोग हैं?
शायद मेरे हिसाब से कोई इजरायली पार्टिसिपेंट इसमें नहीं है, और अगर है भी तो वो उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है कि वो इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके। क्या इस पीस टॉक में अरेबियन पेनिनसुला या जीसीसी के गल्फ काउंसिल वाले मेंबर्स हैं या नहीं है? अब अगर वो नहीं है तो एक बड़ी पार्टी हट गई, अगर इसराइल नहीं है तो दूसरी पार्टी हट गई। अब बचा अमेरिका और ईरान। अब सीधी सी बात यह है, अमेरिका इस पीस डील को किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार कहता हूं कि बेसिक रीजन यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का जो है, चाहे भले आर्टिफिशियल कहें या रियल कहें, बेसिक रीजन है इस पूरी की पूरी लड़ाई का कि भैया यहाँ पर इसराइल को ईरान रिकॉग्निशन नहीं दे रहा। अरे भाई, जब रिकॉग्निशन ही नहीं है तो क्या ईरान इसराइल को अब रिकॉग्नाइज करेगा? और अगर करेगा तो पिछले 50 साल की उसके जो एफर्ट है वो सब खत्म, उसकी पॉलिटिक्स ही खत्म, और खामेनेई रेजिम की पॉलिटिक्स खत्म, आईआरजीसी की जो रीजन है फाइट करने का वो खत्म। तो जब वो इसराइल की को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, और दूसरा, क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने की बात कहे मानेगा? मुझे लगता है आंसर नहीं होगा। इन दो रीजंस को हटा दीजिए, उसके बाद आप जो भी टर्म्स कंडीशन है सारी मान लीजिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए क्या पीस डील होगी। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है तो क्या गल्फ कंट्रीज चुप बैठेंगी? क्या इसराइल चुप बैठेगा? अगर ईरान मिसाइल प्रोजेक्ट वो जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो ईरान से इसराइल तक जा रही है, तो क्या इसराइल इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? जब हम इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने बैठते हैं तो हमें आंसर मिलता है नहीं। यही चीज मैं तब भी डिस्कस कर रहा था 2021 के अंदर, इवन 2019 से, जब तालिबान और अमेरिका के बीच में एक पीस टॉक्स दोहा टॉक्स शुरू हुए और पाकिस्तान उसके अंदर एक मीडिएटर के रोल में था। तब भी मैं यही एक आर्गुमेंट करता था कि पाकिस्तान जिस पीस टॉक को कर रहा है, यानी वो पीस टॉक जिन लोगों से कर रहा है, क्या पाकिस्तान उनके साथ पीसफुली रह पाएगा? जबकि वो लोग हैं जो पाकिस्तान के एक 20% इलाका एरिया जो है उसको अपना क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। अब जब वो तालिबानी अगर पाकिस्तान के एक बड़े एरिया को क्लेम करते हैं और डूरेंट लाइन को नहीं मानते हैं, तो पाकिस्तानी अगर डूरेंट लाइन को नहीं मानते तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आरजू कि तालिबानी को डूरेंट लाइन को नहीं मानते तो क्या तालिबान डूरेंट लाइन पर एग्री किए बगैर आपसे दोस्ती कर सकता है? मतलब वो डूरेंट लाइन को एग्री करना छोड़ दे और आपसे दोस्ती कर ले तो पाकिस्तान नहीं मानेगा, क्योंकि उसका पाकिस्तान कंट्री टूट रहा है। और अगर डूरेंट लाइन बनी रहे और तालिबान आपसे दोस्ती कर ले तो तालिबान खत्म, क्योंकि रीजन तो डूरेंट लाइन है। तो फंडामेंटल जो इंटरेस्ट्स हैं वो इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है कि पाकिस्तान तालिबान की दोस्ती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती। रीजन आपके खुद के जो लीडर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो साफ कह चुके हैं कि अगर इंडिया के साथ दोस्ती हो गई तो उस 2 नेशन थ्योरी का क्या होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। और अगर वो 2 नेशन थ्योरी अपनी दम तोड़ देती है, एंटी इंडिया माइंडसेट वाली थ्योरी अपना दम तोड़ देती है, तो ये बताइए पाकिस्तान की खुद की एग्जिस्टेंस का क्या होगा। आपके यहाँ 80% कंटेंट जो है वो एंटी इंडिया चल रहा होता है। अच्छा, मजे की बात, प्रो इंडिया मूवी देख के भी गाने चल रहे होते हैं आपके यहाँ पर, तो कंफ्यूज तो आप हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए एक बेसिक सी बात, क्या पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो सकती है? मैं अपने स्कूल टाइम से कहता हूँ यार कैसे हो सकती है जब तुम पाकिस्तान हमारी एग्जिस्टेंस नहीं मानता। वो चाहता है कि हमें खत्म कर दे, अब वो चाहता है गजवाए हिंद कर दे। तो प्रॉब्लम ये है, वो फंडामेंटल जो डिफरेंसेस हैं उनके बिना, उनको रिजॉल्व किए बिना आप मैटर को रिजॉल्व नहीं कर सकते। और अगर फंडामेंटल डिफरेंसेस को रखते हुए आप अगर पीस टॉक्स कर रहे हैं और पीस एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो आपने सिर्फ एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट किया उस पूरे मुद्दे पर, और वो जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जब तक है तब तक है, जिस दिन वो मेकअप उतरा फिर दोबारा लड़ेंगे। जी
सर पाकिस्तान आपको ना तो खत्म करना चाह रहा है, और वो जो गज़वा हिंद वाला है सर, वो दो चार ऐसी बावले हैं जो बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान या मेजोरिटी इस तरह की आरजू बात माफ नहीं कर रही है। कीजिएगा। तो इस चीज को आप लोग आरजू इतना सीरियस मत आरजू लें। और आरजू खत्म तो हर कोई भी नहीं असलियत करना चाहता में पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, और तो कैसे फिर कर लड़ सकता है क्यों इतनी रही बड़ी है? कंट्री तो को। लड़ क्यों रही है? तो लड़ क्यों रही है? जब खत्म सर ही नहीं करना चाहते तो लड़ सर क्यों रही वो है? कश्मीर का इशू है, उस पे लड़ी जा रहे हैं, और वो सॉल्व हो जाएगा तब भी शायद आरजू, थोड़ा बहुत। अगर वो कश्मीर का इशू इमेजिन करके देखिए, एक बार को सॉल्व हो भी गया, तो पाकिस्तान को जिस तरीके से बड़ी पावर की गोद में बैठने की आदत है, वो खालिस्तान का शोर मचाएंगे। और खालिस्तान मान गए तो उसके बाद पता नहीं कौन कौन से शोर मचाएंगे। ये नेचर है। वरना आपके यहाँ से जो खालिस्तान इशू क्रिएट कर रखा है, उसका क्या मतलब है? आपके यहाँ से जो बांग्लादेश के थ्रू पश्चिम बंगाल के अंदर, सर हमारे यहाँ कहाँ बंगाल के अमेरिका अंदर जो इशू कनाडा क्रिएट। में खालिस्तान वाले खड़े हैं, उसका पाकिस्तान ठीक है सपोर्ट कर रहा है, जो गलत कर रहा है नहीं करना आरजू, चाहिए। आपके यहाँ, अब आप खालिस्तान की चेंज ना समझो तो मैं क्या कर सकता हूँ? फर्स्ट लाइन खालिस्तानी मतलब पंजाब में बैठे हुए हैं। सेकंड लाइन खालिस्तानी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। थर्ड लाइन खालिस्तानी कनाडा में बैठे हुए हैं। और उसके बाद टॉप जो लीडरशिप है वो अमेरिका में बैठी हुई है। इस सिंपल स्ट्रेटेजी को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पूरे खालिस्तान मूवमेंट का एक कोर समझ में आ जाएगा। आपके यहाँ पर तो एक जिसे कहते हैं ना फ्रंट पोस्ट है। फ्रंट पोस्ट नहीं तो कम से कम गैरिसन बना रखा है। हम्म। ड्रग्स से लेकर दूसरी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर फंड रेजिंग, सॉरी कनाडा के अंदर जो भी खालिस्तानी है वो फंड रेजिंग कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर जो खालिस्तानी अच्छी पोजीशन पर हैं, वो सारे के सारे एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो एंटी इंडिया माइंडसेट के हैं, और बिजनेसमैन, और साथ में कनाडा की कॉमन मैसेज। तो आप खालिस्तानी को ऐसे ना देखें कि ये तो जी कनाडा में रहते, कनाडा में थर्ड लाइन रहती है। फ्रंट लाइन जो है वो इधर है, और गैरिसन सपोर्ट आपके पाकिस्तान से मिलता है। जी। जी, लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि ये वॉर जो है, जो लड़ाई जो अभी रोकी गई है, सीज फायर जो कराया गया है, ये लंबे अरसे चल पाएगा, या फिर आपको लग रहा है नहीं, ये 2-3 दिन में, जो 2 दिन में बल्कि जो इनकी मीटिंग होने वाली है, जो डायलॉग्स होने वाले हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, और उसके बाद उससे भी ज्यादा जो ट्रम्प कह रहे हैं उससे ज्यादा स्ट्रांगली अटैक करेंगे, तो सर बाकी कंट्रीज जिसका उस लड़ाई में कोई खास लेना देना नहीं है, तो सफर तो वो भी कर रहे हैं, तो क्यों चाइना या कोई दूसरी जो बड़ी कंट्रीज है, इवन भारत भी और चाइना भी, वो निकल कर ये मसला हल करवा देते हैं या इस इशू को खत्म करवाया जाए? ऐसे सालों साल तो वो अमेरिका चलाता रहेगा, तो क्या हम भुगतते रहेंगे? तो जी, ये लड़ाई सालों साल तो यूक्रेन के अंदर भी चल रही है। 4 साल तो हो गए। 22 से शुरू हुई थी, फरवरी 22 में, और सर उससे हमें तो 26 कुछ आ नहीं हो चुका रहा है। था ना, उससे अब सच आपको इस नहीं हो रीजन रहा को तो था, कुछ लेकिन नहीं था। प्रॉब्लम तो वहां के लोगों को हो रही थी ना, आसपास के इलाकों के अंदर। हम्म। कोई मिसाइल रोमानिया जाके गिर रही थी, कोई स्लोवाकिया जाके गिर रही थी, कोई चेक रिपब्लिक जाके गिर रही थी। हम्म। और उसके बाद माइग्रेशन प्रॉब्लम हुई, वो अलग। तो प्रॉब्लम तो वहां पर भी थी। ठीक है, बस हमारे तक पता नहीं लगा, और मेरे तक अगर धुआं नहीं पहुंचा तो आग लगी ही नहीं। आप ये वाली बात कर रहे हैं। भाई अब आपके यहाँ पर धुआं पहुंच रहा है, दमक पहुंच रही है, तो अब आप घबरा रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप बात क्यों नहीं करते? अब मुझे एक बात है, ये ठीक है, चाइना ने ईरान को समझा दिया और ये कहा कि ठीक है यार तू लड़ मत। आप मुझे एक बात बताइए, जब ईरान को समझा देगा तो अमेरिका, ट्रम्प शांत बैठ जाएगा, और क्या वो ताइवान के साथ जाकर नहीं खड़ा हो जाएगा? चाइना जैसा कंट्री चाहेगा अच्छे तरीके से कि ईरान और अमेरिका लड़ते रहे, और अमेरिका ईरान में अगले 10-15 साल तक उलझा रहे। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के अंदर उलझा रहेगा, तो चाइना को ताइवान पर कब्जा करने की एक मौका या फेज मिल जाए। और अगर कब्जा कर ही नहीं पाया, कर लेगा तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं कर पाया तो कम से कम उसके ऊपर डोमिनेंस तो एस्टेब्लिश कर ही लेगा, चाइना ताइवान के मामले। तो अमेरिका को ईरान में उलझाए रखना अमेरिका चाइना की एक स्ट्रेटेजी है। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि पीस टॉक्स या सीज फायर हो और अमेरिका यहाँ से फ्री। इंडिया इंडिया कह रहा है कि भाई प्रॉब्लम ये है कि तुम इतने बुरे सिचुएशन में हो कि एक को मनाए तो दूसरा रूठ जाता है, और दूसरे को मनाए तो पहला रूठ जाता है। तो हमने एक अल्ट्रा लेवल न्यूट्रल अप्रोच अपनाई हुई है, जिसके अंदर ना तो हम ईरान के साथ, ना अमेरिका, ना इसराइल के साथ। हम उन्हें ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट सबको बराबर पहुंचाएंगे।
और हम अपने पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तीनों से रिलेशन भी अच्छे रखेंगे, लेकिन साथ किसी का नहीं देंगे, तो आपस में निपट लो, जो बच गया वो दोस्त हमारा है। तो शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आरजू अल्टीमेटली इंडिया यहाँ पर क्यों इन्वॉल्व हो इस बेफालतू की लड़ाई में। और सबसे बड़ी बात, भाई तेल के रेट्स बढ़ रही हैं, दुनिया के दूसरे देशों के अंदर एनार्की आ रही है, तो इंडिया के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बिना अपने सारे रिसोर्सेज और सब चीजों को डिस्टर्ब किए हुए अपनी पॉपुलेशन को इस लेवल पर ग्रो करवा ले कि अच्छे लेवल पर ग्रो हो जाए, जिससे क्या होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर इंडिया का एक अच्छा डोमिनेंस स्टैब्लिश हो जाए। और गुजराती है, गुजराती बिजनेस के बारे में ना सोचे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना जी। लेकिन सर क्या अमेरिका ने वो अचीव कर लिया आपके ख्याल से जो डोनाल्ड ट्रम्प अचीव करना चाह रहे थे, या अटैक करके, या इसराइल को कुछ मिला है? मतलब दोनों कंट्रीज ने ईरान के ऊपर जो उनके लीडर्स मार डाले, उसके बाद इस कदर अटैक्स चले, उसको आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने जो अचीव करना चाहा था वो अचीव कर लिया? और अगर नहीं तो फिर क्या फायदा आगे, अगर ये कई साल और भी लड़ते रहेंगे तो इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, लड़ाई तो एक बहाना है, और मैं तो यहां तक मानता हूं कि इस लड़ाई के अंदर अमेरिका को घसीट कर लाया गया है इजराइल के द्वारा। देखिए, वर्ल्ड वॉर के अंदर एक सिचुएशन नॉर्मली ये होती है कि दो पावर्स को लगता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लड़ाई है, और लड़ाई हम दोनों अकेले नहीं लड़ेंगे, लड़ाई में मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं वो मेरे साथ होने चाहिए। यानी इजराइल चाहेगा कि अमेरिका मजबूती से उसके साथ खड़ा हो, और ईरान चाहेगा कि रशिया चाइना उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी हो। और दोनों ये जानते हैं कि दोनों में से कोई एक जिंदा रहेगा या कोई एक पावर रहेगी, तभी सिचुएशन ठीक हो पाएगी, तभी वो चैन से रह पाएंगे, वरना नहीं। यानी ईरान चाहेगा कि इजराइल इस दुनिया से खत्म हो जाए, और इजराइल चाहेगा कि ईरान, कम से कम ईरानियन रेजीम जो है वो इस दुनिया से खत्म हो जाए। जब इस एक्सट्रीम पर दोनों एक दूसरे को खत्म करने का सोचना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर छिछालेदार ज्यादा होती है, काम कम। अब ऐसे में इजराइल चाहता था कि ईरान जो है वो, उसको सबक सिखाना है, तो एक बार फाइनल लड़ाई हो ही जाए और अमेरिका के साथ हो, अमेरिका और मेरा साथ। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका ने साथ नहीं दिया। नतीजा क्या हुआ कि इजराइल एक चीज समझ गया था कि अगर ईरान से लड़ने जाएंगे तो अकेले नहीं जा सकते। ऐसे में मोसाद को आप जानते हैं, जो पुरानी पुरानी रील्स एज अ वेपन, एज अ प्रूफ रखी गई थी एप्स्टीन फाइल, वो रिलीज की जाने लगी। और नतीजा ये हुआ कि उस एप्स्टीन फाइल ने पूरे के पूरे पूरी अमेरिका की पॉलिटिक्स में प्रेशर क्रिएट कर दिया, चाहे ट्रंप हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे हिलेरी क्लिंटन हो, चाहे बराक ओबामा हो, सबके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा। अमेरिका वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस। अमेरिका के पास किसी तरीके की चॉइस नहीं बची थी। वो जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि कैसे भी करके एप्स्टीन फाइल में उनका जो नाम है वो रुक जाए, या कम से कम एप्स्टीन फाइल का मामला ही खत्म हो जाए। तो एक धमाके की आवाज दबाने के लिए दूसरा धमाका करना पड़ता है। तो पहला धमाका क्या था कि एप्स्टीन फाइल ने अमेरिकन लीडर्स की ऐसी तैसी कर दी, और बच्चियों के जिस तरीके के फोटोग्राफ्स आ रहे थे उससे पूरी दुनिया के अंदर एक गुस्सा था, अमेरिका में तो गुस्सा था ही। और खास बात यह कि कंजर्वेटिव और रिपब्लिको सबके ऊपर गुस्सा। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में सिंपल ये हुआ कि उस आवाज को दबाना था, और मोसाद पॉसिबली, अब इन लड़ाइयों को देखते हुए लगता है कि मोसाद उस चीज को अच्छे तरीके से जानता था, और उन चीजों को अपने फेवर में यूज करने के लिए उनको जानबूझकर वायरल करवाया गया। वो ये जानते थे कि अगर वायरल करवाएंगे तो उसका मतलब इजरायली वायरल करवाएंगे तो अमेरिका पर प्रेशर बढ़ेगा, और अमेरिका पूरी कोशिश कैसे भी करके सिस्टम को अपने फेवर में लाने के लिए या सबको शांत करने के लिए एक अलग ही रोल प्ले करना शुरू कर देगा, लड़ना शुरू कर देगा। वो हुआ, नतीजा आपके सामने कि एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए ईरान से बंदे लेकर उस पर हमला किया। एक थ्योरी जो फिट बैठती हुई भी नजर, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया से एप्स्टीन फाइल गायब। लेकिन सर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये अवार्ड जो है ये असल में चाइना और अमेरिका की है, वो इजराइल और ईरान तो बीच में वैसे ही आ गए हैं। हाँ, मैंने आपको कहा तो सही कि चाइना चाहता है सामने आके लड़े ना, ये ऐसे दूसरों नहीं, को क्यों सामने कर नहीं, बड़ी लड़ाइयां सामने नहीं होती, बड़ी लड़ाइयां सामने नहीं होती। वो पाकिस्तान ही है तालिबानियों से भिड़ा पड़ा है, वरना बड़ी लड़ाइयां जो होती है और इस तरीके की लड़ाइयां सामने नहीं होती। प्रॉक्सी वॉर के अंदर सामने नहीं आया जाता। प्रॉक्सी वॉर के अंदर
पीछे रहकर पूरी स्ट्रेटेजी को इस्टेब्लिश किया जाए। ये सबके साथ मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो वॉर इस टाइम पर है वो प्रॉक्सी वॉर की फॉर्म में लड़ा जाए। अमेरिका का फ्रंटल स्टेट जो है वो इजराइल है और चाइना का फ्रंटल स्टेट जो है वो ईरान है। ये लड़ रही है और चाइना चाहता है अमेरिका यहाँ पर एंगेज रहे और अमेरिका किसी भी कीमत पर ताइवान की मदद करने के लिए ना पहुंच पाए और मौका देख के वो ताइवान पर कब्जा कर रहे। तो चाइना चाहेगा ये लड़ाई हो, और ये लड़ाई सच में चाइना और अमेरिका के बीच की है, जिसमें इजराइल के इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं और जिसमें चाइना जो है उसको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी या यूं कहीं टाइम मिल रहा है। जी बिल्कुल। और लेकिन सर बैंड तो ईरान और इजराइल की बज रही है। जो असल में लड़ रहे हैं, जो बड़े तो आप खिलाड़ी हैं या यूक्रेन को भी बड़े देख हाथी सकते हैं, हैं। उनको तो कुछ नहीं हो रहा, ना अमेरिका को कुछ हो रहा है ना चाइना को कुछ हो रहा है। वो आप यूक्रेन वॉर में देख सकते हैं, ऐसा ही होता है जब तक कि कोई समझदार उनके रूल ना कर रहा हो। और सोशल मीडिया के जमाने में समझदार की समझदारी साइड में रखी रह जाती है और सोशल मीडिया के अंदर किसी की भी इमेज को खराब करके उसको पावर से हटाया जा सकता है। तो लड़ना तो ये देखिए अब मतलब एक अलग ही लेवल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल देखते हैं कि जो हम आपसे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी जब ये डायलॉग हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि अभी हम जेडी वेंस को जो है वो बुलाने के लिए और कुछ उसको नहीं होने खिलाने वाला के आरजू, कुछ नहीं होने वाला, कोई लड़ाई शांत नहीं होने वाली, ये लगातार चल रही है। 7 अक्टूबर को इसको इग्नाइट किया गया, इलाके खाली करवाए गए, रियल एस्टेट के लिए 140 किलोमीटर का एक एरिया डेवलप करने के लिए ट्रंप और इसकी कंपनी को मिल गया है। लेबनान तक के इलाके पर कब्जा हो रहा है। सीरिया का बड़ा हिस्सा जो दमस्कस के पास है, पास तक इजराइल पहुंच चुका है, ग्रेटर इजराइल बनाने की तैयारी है। और यहाँ तक की ये इंफॉर्मेशन भी है कि दुबई के अंदर जो रेट इस टाइम पर प्रॉपर्टी के गिरे पड़े हैं, उन प्रॉपर्टीज को इजरायली आकर खरीदना शुरू कर चुके हैं। तो खेल अलग लेवल का है, ये छोटा मोटा खेल नहीं है और लगातार चलता रहेगा। इसमें जो 7 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई वो हमास हिजबुल्ला हूती से होते होते सीधा पहुंच गई ईरान, और वो 7 अक्टूबर का ही डिसाइड था कि इन सबको खत्म करके ईरान को भी खत्म करके माना जाए। बेंजामिन लेकिन नेतन्याहू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, आजकल वो भी बंद हो गए। इन शॉर्ट सब चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू बना रहे और ये लड़ाई लगातार तब तक चलती रही जब तक इजराइल उसे अपनी कंफर्टेबल जोन में नहीं ले आता। और यही एक दूसरा पार्ट ये भी है कि ईरान भी चाहता है कि कैसे भी करके इजराइल को बाहर निकाल के इस पूरे इलाके में एक डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर। जी लेकिन सर खैर हर गुजरते दिन के साथ जो सिचुएशन बदलती चली जा रही है और किसी चीज को भी आप ये नहीं कह सकते कि पक्की बात यही होगा। लेकिन देखते हैं सर क्या होता है, लड़ाई किस चलती तरीके से रहेगी, आगे बंद बढ़ते नहीं हैं। होगी। आपसे लड़ाई चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। ये सब दिखावा कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना बंदर कूद, तो बंदर कभी इधर दूसरा कभी उधर, ये बंदर कूद ही कर रहे हैं। तो ये आएंगे अटैक बैठेंगे जो गल्फ कंट्रीज पे चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे, मतलब इसका मतलब है एग्जैक्टली दुबई पे ऐसे भी। ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। मतलब मुझे वो पीस डील की मतलब पीस डील के बेसिक फंडामेंटल्स तो बता दो, या मतलब वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो बता दो कि इस बेसिक रीजन के या इस बेसिक पॉइंट के ऊपर यहाँ पर डील होने जा रही है। अरे इतने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ईरान अपना वो जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो बंद नहीं करेगा, इजराइल मानेगा नहीं। अब बताओ उसके बाद क्या होगा। और अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल बंद नहीं हो, ईरान बंद नहीं करता है, तो अरब कंट्रीज पर क्या असर होगा कि उनमें से मानेगा कौन, ये तो बता दो। और जब मानेंगे ही नहीं तो ठीक है, जितना मर्जी बतौलेबाजी कर लो, कौन फर्क पड़ा, क्या कौन पूछता है। तो और फिर वो वैसे भी यही यहाँ होगा। की इस मीटिंग के चाय समोसों का बिल तो पाकिस्तान ने देना, ना अमेरिका ने ना ईरान ने। चाय समोसे तुम्हारे लग रहे हैं। नहीं सर, हम जलेबियां भी खिला देंगे, लेकिन बात सारी ये है कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं उसका असर जो है गल्फ कंट्रीज पे भी पड़ा, और गल्फ कंट्रीज को लड़ने की आदत नहीं है, ना ही इस तरह के अटैक्स की आदत है जो ईरान कर रहा है। तो वो उससे यकीनन बचने की कोशिश तो करेंगे। वो और अपनी आर्मी को बुलाएंगे ना, एग्रीमेंट है तो सही सितंबर 2025 में आपका, सऊदीया उसके से आगे ना, ना। बाकी सबके सबके साथ तो नहीं है ना सर, और कंट्रीज पे भी तो जा रहे हैं, कोई चलो कतर सऊदी अरेबिया की यूएई। तरफ से जाएंगे तो बाकी भी बुला लेंगे कहीं ना कहीं से।
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मेरे ख्याल गल्फ कंट्री जरूर इसको रुकवाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी उनको नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से रास्ते बंद किए हैं और सब कुछ ईरान कर रहा है, उसका सिर्फ असर उसके ऊपर नहीं पड़ा है कि अमेरिका या इसराइल पे, उसका डेफिनेटली उसका नुकसान जो है वो गल्फ कंट्रीज पे भी हो रहा है, और गल्फ कंट्रीज को आदत नहीं है कभी ऐसे ज्यादा कोई खास इस तरह से होने की। भारत, बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आई होप कि जल्दी हम फिर मिलेंगे, और खास तौर पे हमारी यहाँ जो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद सर मैंने आपको फिर एक बिल्कुल, बार बढ़िया डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद।